जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगर आप क्लास 10th में हो और बोर्ड परीक्षा 2025 देने वाले हो तो आज की इस वीडियो में आपको 10th के सभी विषय की तैयारी कराने वाले हैं। जी हां दोस्तों, केवल एक वीडियो में आपके क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाले हैं। देख सकते हैं कि 1 घंटे में 600 नंबर पक्का होगा, यानी कि आज की इस वीडियो के केवल 1 घंटे आपको देखना है और 1 घंटे में आपका 600 में से 600 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में ऑल सब्जेक्ट की महा मैराथन तैयारी लेकर आ चुका हूं। ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं खुद आपको पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाला हूं और यहां पर फुल पीडीएफ के साथ आपको तैयारी कराऊंगा। सारे सब्जेक्ट का यहां पर फ्री पीडीएफ भी कोई नहीं देता, मैं आपको फ्री पीडीएफ दे दूंगा और केवल इन्हीं को आपको तैयार करके चले जाना है बोर्ड परीक्षा देने। देख सकते हो बहुत सारी कॉपियां है, यहां पर देख लीजिए बहुत सारी कॉपियां है, केवल इन्हीं को आपको तैयार करके चले जाना है बोर्ड एग्जाम देने और आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ कराओगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हो डिजिटल स्टडी वन। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए कौन कौन सब्जेक्ट की हम तैयारी कराएंगे। तो सबसे पहले तैयारी होगी हिंदी की, फिर अंग्रेजी की और फिर गणित की और फिर सामाजिक विज्ञान की और संस्कृत या फिर कला की। इन सब की तैयारी होगी और पूरे साल की तैयारी मैं बता रहा हूं ना, केवल एक वीडियो काफी है। आज की यह वीडियो काफी है। पूरे साल भर अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो से आपका 100 में 100 नंबर यानी कि 600 में 600 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये क्लास में पूरा किताब खत्म, यानी कि जितने भी किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको आज की इस वीडियो में एकदम खत्म कर देने वाले हैं। यानी कि ये जो वीडियो है ब्रह्मास्त्र वीडियो है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम देने वालों को। अगर अब की बार अगर आप बोर्ड एग्जाम में टारगेट रखे हो 95% का, तो अब की बार 95% के पार ही आपका जाएगा टारगेट। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं घबराना है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देख लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और जितने भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उनको भी वीडियो को शेयर कर देना है ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर पाए। तो आप सबसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है 1 घंटे से कम की नहीं होगी, तो 1 घंटे तक आपको बने रहना है, क्योंकि अगर आप रण छोड़कर भागोगे तो बिगुल नहीं बजा पाओगे, यानी कि 600 में 600 नंबर नहीं आप अचीव कर पाओगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है और हम इतनी मेहनत से ही आपके जो भी पीडीएफ है सबको मेहनत से लिखकर तैयार करते हैं। इसके लिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वही हमारे लिए मोटिवेशन रहता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे? विज्ञान से। ठीक है ना, विज्ञान के सबसे पहले हम देखेंगे मैराथन क्लास में विज्ञान का देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले बहुविकल्पी पर आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग कर देते हैं हम बहुविकल्पी से। तो बहुविकल्पी में देखिए कहता है कि Fe2O3 प्लस 2Al, यहां पर Al2O3 बना रहा है प्लस Fe को बाहर निकाल दे रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया है? तो आप जानते हो कि जब भी सक्रिय तत्व दुर्बल तत्व के यौगिक से क्रिया कर उसे विस्थापित कर देता है तो वहां पर विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पर एक Fe जो था FeO3 के साथ था, लेकिन अब यहाँ पर बाहर निकल गया है, तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे, 100% बोल रहा हूँ। सबको तैयार करना और इसका मैं फ्री पीडीएफ अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहीं पर दूंगा। इनका फ्री पीडीएफ जाकर डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी करना। उसके बाद कहता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो खींची जाती है उसमें किसका प्रयुक्त होता है? तो AgCl का, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का। अच्छे से देखना, ये विज्ञान का भी बता रहा हूँ, सामाजिक विज्ञान का भी बताऊंगा, मैप फिलिंग भी बताऊंगा, डेरिवेशन और डायग्राम, न्यूमेरिकल, सब चीज आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। कुछ भी नहीं छूटेगा और पूरा A to Z सोल्यूशन के साथ बताऊंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखिए H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? आप तो जानते ही हो H2SO4 क्या है? अम्ल है और अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है, तो यहाँ पर C वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलिए कहता है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? धावन सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, कपड़ा जिसे धोया जाता है, उसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पर कहता है निम्न से कौन सी धातु हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? कौन सी ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? तो देखिए कौन सी धातु हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होती है। अगर हाइड्रोजन से ऊपर रहेगी तो विस्थापित कर देगी, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे है तो वही नहीं कर पाएगी। तो इसमें कौन सा नीचे होता है? कॉपर नीचे होता है, तो कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। बहुत आसान
आसान है और पूरे का पूरा PDF मैं दूंगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, आपका एक भी नंबर बोर्ड में नहीं कटेगा, 100 में 100 आप लाओगे यहाँ पर साइंस में भी। चलिए यहाँ पर कहता है कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है कौन? जिंक बनाता है, Zn। यहाँ पर कहता है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, कार्बन परमाणु की बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, 4 संयोजकता होती है। ब्यूटेनॉन का रासायनिक सूत्र होता है कीटोन, यहाँ पर नोन जुड़ा है तो ये कीटोन क्रियात्मक समूह का है और कीटोन का आगे मुंह की तरफ इस तरीके से खुला होता है तो यही आपका हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम से भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है लिथियम का विकर्ण संबंध दर्शाता है, लिथियम का इस प्रकार से विकर्ण संबंध तीसरे तीसरे तत्वों में समानता पाई जाती है, उसी को विकर्ण संबंध कहते हैं। और लिथियम का जो होता है मैग्नीशियम के साथ होता है, ठीक है ना, और पोटेशियम का एल्यूमिनियम के साथ होता है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी यानी कि जो अम्ल का भी व्यवहार करे, क्षार का भी व्यवहार करे, धातु का भी व्यवहार करे, अधातु का भी व्यवहार करे, उसी को बोलते हैं, तो Al2O3 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? तो अम्लीय ऑक्साइड यहाँ पर Pb2O5 है। अब चलिए यहाँ पर कहता है कि मुद्रा मिश्र धातु है, कैसी है? तो देखिए कॉपर इसमें 95% होता है, Sn यानी कि स्टैंसियम यहाँ पर 4% होता है और P यानी कि प्लेटिनम 1% होता है मुद्रा में। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़ना है। इन क्वेश्चन को तैयार कर लोगे, 40 है, 40 को तैयार कर लोगे, 20 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है किस चीज को? जल को, खनिज को, प्रकाश ऊर्जा को या फिर ऑक्सीजन को। तो क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का जो पदार्थ पाया जाता है उसी को क्लोरोफिल कहते हैं, तो वो प्रकाश ऊर्जा को ही केवल अवशोषित करता है, न कि जल और ऑक्सीजन को। ठीक, चलिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई? स्वपोषी पोषण यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो इसके लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश सभी आवश्यक है, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से विषम पोषी नहीं है, विषम पोषी कौन नहीं है? तो भाई विषम पोषी जो है मनी प्लांट, मनी प्लांट विषम पोषी नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये भी विषमपोषी है, ये भी विषमपोषी है, ये भी विषमपोषी है, यानी कि स्वयं को ही खाते हैं। चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें निभाता है भाई? तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? श्वसन में, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण वह ब्लड में पूरा ऑक्सीजन फैलता है, ठीक है ना। तो श्वसन में ही ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी होता है? तो जल का वहन के लिए, ज से जाइलम, ज से जल का वहन, याद कर लीजिएगा ट्रिक के साथ। सारी चीजें आसान तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, याद होते चले जाएंगे। अब यहाँ पर निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है भाई? कौन सा भाग? जो नीचे की तरफ होता है, अंडा ही न फल में बदलेगा, तो अंडा से फल में बदल जाएगा। चलिए यहाँ पर कहते हैं मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? पोषण कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल द्वारा। किससे मिलता है? गर्भनाल, प्लेसेंटा एक लगा होता है जो भ्रूण को, उसी से यहाँ पर भ्रूण को पोषण मिलता है, ठीक है ना। जो कि ये विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, उसी से मिलता है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा नहीं है भाई? अंडाशय, शुक्रवाहिका, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, कौन सा नहीं है? शुक्रवाहिका न जनन तंत्र का है, तो इसलिए सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया? मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया, क्योंकि ये कम समय में तैयार होने वाला पौधा था, ठीक है ना, और इसमें 7 लक्षण मौजूद थे जो मेंडल को चाहिए थे, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो ये होती है 46, और कहीं कहीं 23 जोड़ा भी लिख कर आता है, तो वही बात है, 23 जोड़ा को ही 46 बोलेंगे। ये भी राइट आंसर है, वो भी राइट आंसर है, तो याद कर लीजिएगा दोनों तरीके से। यहाँ पर एक संकर संकरण का 10 रूप होता है, एक संकर संकरण का 10 रूप क्या होता है? तो भाई एक संकर संकरण जो मेंडल कराए थे उसका 10 रूप होता है 3:1 होता है। क्या होता है? 3:1, ठीक है ना। ये द्विसंकर का है, ठीक। चलिए यहाँ पर कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो आप जानते हैं फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो जिसका माध्यम सबसे गाढ़ा होगा उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। कांच, जल, तरपीन का तेल, हीरा। हीरा सबसे गाढ़ा होता है तो इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जिस कारण आप देखते हो कि हीरा बहुत ज्यादा चमकता है, इन सब में चमकेगा अधिक। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक इतना है, इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी आपको बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, समझिए।
देखिए यहाँ पर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि किस में, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश कांच का अपवर्तनांक दिया है म्यू बराबर होता है C/V, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए म्यू का मान दिया है 1.5 और सी का मान दिया है 3.8, 3 × 10⁸ और उसके बाद यहाँ पर भी का मान निकालना है जो कि प्रकाश की चाल, तो भी बराबर यहाँ पर आ जाएगा और ये नीचे बट्टे में आ जाएगा 3 × 10⁸ और 1.5 नीचे बट्टे में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 2 बार में कट जाएगा, 2 × 10⁸ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 × 10⁸ किस में है, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके से ये आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप उसको तैयार कर लोगे तो आपका 100 में 100 आएगा, 600 में 600 आ जाएगा, ठीक। चलिए, किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, तो हीरे में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, क्योंकि क्यों, हीरा सबसे गाढ़ा होता है। अब चलिए यहाँ पर कहता है और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी वही ना चमकेगा, क्योंकि प्रकाश जितना धीरे से जाए, धीरे धीरे जाएगा किसी वस्तु से, उतना ही उसको प्रकाशित करेगा। अब चलिए नेत्र, सामान्य नेत्र के यहाँ पर दूरबिंदु क्या होता है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु जो होता है अनंत यानी कि इन्फिनाइट होता है। जैसे आप नीचे धरती से तारे देख लेते हो तो धरती से तारों की दूरी अनंत मानी गई है, यानी कि इन्फिनाइट मानी गई है, तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर चलिए अगला करें, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिक होता है, किस रंग का होता है, तो सबसे पहले जो आता है विबग्योर, विबग्योर एक फॉर्मूला है, तो उसमें सबसे पहले वी मतलब वैगनी, तो वैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। यहाँ पर करा अगला, प्रोटॉन पर किस आवेश, सॉरी यहाँ पर प्रोटॉन की एक प्रोटॉन पर की विद्युत आवेश की मात्रा होती है, क्या होती है, तो प्रोटॉन पर बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन पर बोलो, या इतना ही होगा, ठीक है ना, इतना ही होता है। चलिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत धारा का मापन बहुत ज़्यादा आसान है, एमीटर करता है। कौन करता है, एमीटर करता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर भी किसको मापता है, धारा नियंत्रक होता है ये, तो यहाँ पर ऊर्जा मीटर, ये तो गलत आंसर है, एमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक अश्व शक्ति कितने का बराबर होता है, हर साल पूछा जाता है, 746 वाट के बराबर होता है, कितने, 746 वाट। P बराबर V × I से ये फॉर्मूला निकलता है। चलिए यहाँ पर कहता है 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होगी, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होगी, 3.6 × 10⁻6 होगी, कितनी होगी, 3.6 × 10⁻6। चलिए एक गतिमान आवेश पर कण उत्पन्न होता है, एक गतिमान आवेश पर कैसा कण उत्पन्न होता है, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। चलिए जहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वहाँ मतलब श्योर बात है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चलिए यहाँ पर जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है, कोयला और पेट्रोलियम है, क्योंकि ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है, तो इसीलिए जीवाश्म बोलते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो वो कौन सी परत है, ओजोन परत। इसका रासायनिक नाम होता है O3, क्या होता है, O3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अच्छे से यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक। यहाँ पर 38 क्वेश्चन इतने खत्म हो गया। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट थे, और इसका मैं PDF अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पर दे दूंगा। यहाँ पर कैसे डाउनलोड करना है देख लीजिए, स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसी प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है ना। यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सेम इसी प्रकार से जाकर क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब चलिए इसके जो है लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देन उसके बाद हम दीर्घोत्तरीय भी देखेंगे, और ये जो बायोलॉजी का आपका डायग्राम आता है पेपर में, इसको भी देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आता है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी में क्या अर्थ है, इन दोनों का, इसके बारे में बताना है। उदाहरण दीजिए, यहाँ पर देखिए हर साल पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना आप लोग। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सबसे पहले लिखेंगे, तो इसमें ऊष्मा क्षेपित होती है, क्षेपित यानी कि बाहर निकलती है, तो इसे हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मेथेन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करेंगे, मेथेन का, तो CH4 का ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर CO2 + 2H2O प्लस ऊष्मा हमारी क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि जो ऊष्मा को अवशोषित करती है अभिक्रिया, उसमें ऊष्मा शोषी होता है। जैसे जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर 2NO- ऊष्मा निकलता है, यानी कि उसमें यह अवशोषित करता है, ठीक। चलिए
यहाँ पर अगला कर है रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेडॉक्स अभिक्रिया हर साल पूछा जाता है, देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। जैसे समझिए, एक का ऑक्सीकरण यानी कि एक पर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और वहीं दूसरे पर ऑक्सीजन की कमी होगी रिएक्शन के बाद, तो उसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO प्लस H2O, इसका रिएक्शन करेंगे तो Cu हो जाएगा और यहाँ पर H2 के साथ O जुड़ जाएगा यानी कि H2O बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर Cu के साथ O था यानी कि इधर ऑक्सीजन था, अब इधर आकर ऑक्सीजन हट गया यानी कि ऑक्सीजन कम हो गया, तो यहाँ पर यह अपचयन हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये ऑक्सीकरण हो गया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। जहाँ ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो तो वहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। चलिए यहाँ पर अगला देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर संक्षारण क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संक्षारण क्या होता है। तो कहेंगे कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित होने लगती है, इस प्रक्रिया को हम संक्षारण बोलते हैं। चलिए यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए कि चांदी के ऊपर काले परत व तांबे के ऊपर हरे रंग का परत चढ़ना संक्षारण का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है ना। चांदी आप देखे ही होंगे, उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, हरा हरा टाइप में ऊपर से हो जाता है, तो ये संक्षारण के कारण होता है। और क्यों होता है, नमी के संपर्क में जैसे ही कोई भी धातु या आएगी तो उसमें संक्षारण अवश्य होगा, ठीक। चलिए उसके बाद यहाँ पर कहता है कि पीएच पैमाना क्या मापता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों का पीएच मान का परास बताइए। देखिए पीएच पैमाना क्या होता है, तो पीएच मान जिसमें मापा जाता है उसी को हम पीएच पैमाना बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा कि पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का परास निम्न प्रकार है। यहाँ पर लिखेंगे अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इस प्रकार से। अब 0 से 7 तक हमारा अम्लीय रहेगा, 7 हमारा उदासीन हो जाएगा, 7 से अधिक जो हो जाएगा क्षारीय हो जाएगी, ये हमारा पीएच पैमाना हो गया। अब चलिए अयस्क तथा खनिज में क्या अंतर है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। तो अयस्क और खनिज में यही अंतर है कि खनिज जो होता है पृथ्वी से निकाला जाता है, ठीक, और अयस्क जो होता है पृथ्वी से निकाली गई चीज़ें जो खनिज के रूप में निकलती है उसी को शुद्ध करके अयस्क बनाया जाता है। तो देखिए क्या कहेंगे कि प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं और उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, कोयला। अयस्क में हम लिखेंगे जिन खनिजों को धातु को जिन खनिजों से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में व कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके, उस खनिज को, उस विशिष्ट धातु का हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस प्रकार से लिख दोगे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल देख लीजिएगा, रिपीट करता है ये क्वेश्चन, हर साल रिपीट करता है। देख लीजिए यहाँ पर पूरे का पूरा हर साल रिपीट करेगा। यहाँ पर लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एक जैसे होते हैं एवं सजातीय श्रेणी कहलाते हैं, इन सदस्यों को समजात गण कहते हैं। जैसे मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, यानी कि जिनका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसे होते हैं। देखिए इसका सामान्य सूत्र CH3 इसमें भी है, CH3 इसमें भी है, CH3 इसमें भी है, और क्रियात्मक समूह OH है, OH है, OH है, तो ये समान रहते हैं, उसको समजातीय श्रेणी कहते हैं। चलिए संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बन यौगिक पर टिप्पणी लिखिए, ये भी हर साल पूछा जाता है। देखिए संतृप्त में क्या लिखेंगे, जिस यौगिक के सारे कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़े होते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे एकल बंध कहने का मतलब कि सिंगल बॉन्ड से जो कार्बनिक यौगिक जुड़े होते हैं उसी को संतृप्त बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मेथेन, एथेन, प्रोपेन सबको एकल बंध से जोड़ा गया, ठीक। और IUPAC पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं अच्छे से बना दूंगा, ठीक। उसके बाद देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि जिसमें कोई यौगिक एकल बंध छोड़कर द्विबंध, त्रिबंध से जुड़े हों तो उसी को हम असंतृप्त बोलेंगे। जैसे जिन यौगिकों के 2 कार्बन परमाणु एक, द्वि या त्रि बंध से जुड़े होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक तो मान लीजिए कि रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें 2 और 3 मतलब कि तीनों रहेंगे, ठीक है ना। ये तीनों बंध से जो जुड़े होंगे उसे असंतृप्त बोलेंगे, मतलब कि इसमें केवल एक रहेगा, इसमें 2, 3, 1 सब हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक अणु के एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है उन्हें प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए मेथेन को क्लोरीन की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में यहाँ पर करेंगे तो CH3Cl हो जाएगा और HCl बन जाएगा, यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर इसका यौगिक इसको
क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ये दोनों में हो गया, Cl जो है इसका यौगिक इन दोनों में हो गया, इसमें भी हो गया और अपने साथ भी एक हाइड्रोजन ले लिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, वो भी कार्बनिक यौगिक का। चलिए साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी, हर साल बोर्ड में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। देखिए साबुनीकरण क्या होता है, इस पर यहाँ पर उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर वे तेलों और वसाओं के तनु NaOH तथा KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। अब इसमें यहाँ पर लिखेंगे साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम साबुनीकरण बोलते हैं। इसमें देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखिएगा CHO, फिर यहाँ पर CO, फिर C17H35। अब NaOH से बनेगा तो NaOH से ही यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो CH, फिर OH बनेगा, फिर बनेगा C17H35 COONA और यहाँ पर 3 इसका अणु लिख देंगे। अब ये साबुन हमारा बन गया। अब इसको क्या करेंगे, वसा से रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर C2OCOC और यहाँ पर 17H35 लिख देंगे, ये वसा है हमारा। अब यहाँ पर ग्लिसरॉल यहाँ पर बन जाएगा CH2OH से ग्लिसरॉल से यहाँ पर रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर हमारा साबुन बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए एसिटीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एसिटीकरण अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो भाई साहब देखिए जिस प्रकार अम्ल एवं क्षार को पारस्परिक क्रिया कराने से लवण तथा जल बनते हैं, उसी प्रकार किसकी, अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया कराने से एस्टर तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को ही एसिटीकरण कहते हैं। पूरा PDF मिलेगा, वेट करना, बताऊंगा कैसे। CH3COOH C2H5OH यहाँ पर H2SO4 से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर एस्टर और जल बन जाएगा। अब चलिए यहाँ पर बायोलॉजी से आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यकृत क्या है, इनके 3 प्रमुख कार्य बताइए। देख सकते हैं पूछा जाता है हर साल। तो कहेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो कि हल्के पीले रंग के पित्त का स्राव यानी कि निर्माण करती है। यकृत के कार्य लिखेंगे, यकृत कोशिकाएं हेपरिन नामक पदार्थ का स्राव करती है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। यहाँ पर लिखेंगे अमाशय रस के अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए पित्त रस बनाता है, जो भोजन को क्षारीय बनाता है। उसके बाद लिखेंगे यह पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन तथा एमिनो अम्ल के रूप में संचित करता है। उसके बाद लिखेंगे रुधिर के निर्माण में भी सहायता करते हैं, क्योंकि यकृत के अंदर लाल रुधिर कणिकाएं का संचय निर्माण व टूट के कार्य होते हैं। इस प्रकार से हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, तो इसमें क्या लिखेंगे, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखेंगे। वायवीय श्वसन की उपस्थिति में तथा इसमें ऑक्सीजन उपभोक्त हो जाती है, इसके कारण ग्लूकोज पूर्ण विखंडन होता है। इसमें उच्च मात्रा में ऑक्सीजन ऊर्जा की उत्पन्न होती है। इसमें CO2 तथा जल बनते हैं और यहाँ पर इसमें 38 ATP के अणु मुक्त होते हैं। वहीं पर अवायवीय में लिखेंगे अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल बनते हैं और इसमें क्या 2 ATP यानी कि मुक्त होते हैं। 38 2 40 ATP इस प्रकार बनते हैं। यहाँ पर कहता है पौधे में वातावरणों की उपयोगिता क्या है, उल्लेख कीजिए। तो लिखेंगे पौधों में वातावरणों की उपयोगिता वाष्पोत्सर्जन में सहायक, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया में सहायक, काष्ठीय तनों के बाहर की ओर छाल उपस्थित होते हैं। इसमें कार्य कोशिकाएं होती है जो गैसों का विनिमय करती है। हरे पौधे के तने में रंध्र पाए जाते हैं अतः गैसीय विनिमय आसानी से हो पाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे बीज रहित पौधों में जनन क्रिया कायिक प्रवर्धन द्वारा कराया जाता है। इसके अंतर्गत पौधों के किसी एक अंग को जड़ तथा तना या फिर पत्तियां कलिकाओं द्वारा पौधे को तैयार किया जाता है। कलम लगाकर कायिक प्रवर्धन की 2-3 विधियां लिख देंगे। कलम लगाकर के इस विधि में तने के या कलिकाओं के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। इन टुकड़ों को कलम कहते हैं, जिसके निचले सिरे को जमीन में दबा देते हैं, जिनसे कुछ दिनों बाद जड़ें निकल आती है और उसको काट कर अलग जगह पर लगा देते हैं। वही कलम लगाना हो गया। जैसे गुलाब गुड़हल में होता है दाव लगाकर। कुछ पौधों को हम पौधे की शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद जड़ें निकल आती है, उसके बाद नए पौधे बन जाते हैं। इसको काटकर अलग जगह लगा देते हैं, तो उससे हम दाव लगाना बोल देते हैं। तो ये यहाँ पर बेला, चमेली, कनेर इन सब में ये होता है। अब चलिए मेन इंपॉर्टेंट ये भी है पुनरुद्भवन तथा का क्या तात्पर्य है, उदाहरण से समझाइए। तो स्पंज, हाइड्रा आदि जीवों में 2 या 2 से अधिक भागों को काटने पर प्रत्येक भाग अपनी कमियों को पूरा करके पूर्ण जीव बना लेता है। इसे ही हम पुनरुद्भवन कहते हैं। देखिए इसका चित्र है, सेम इस प्रकार से ही आपको डायग्राम बना के आना है। अब उसके बाद देखिए एक संकर क्रॉस तथा द्विसंकर क्रॉस से आप क्या
क्या समझते हो बताना है। तो एक संकर क्रॉस में हम लिखेंगे विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे लाल फूल वाले पौधे का सफेद फूल से मध्य कराना यहाँ पर संकरण। उसके बाद द्विसंकरण में दो गो लक्षण लेंगे या दो गो दोनों तरफ लक्षण लेंगे। जब देखिए जब विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा पौधों दो जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन में संकरण कराया जाता है तो इससे ही द्विसंकर संकरण कहते हैं। यानी कि दो जोड़ा एक मतलब एक जोड़ा फिर और एक जोड़ा, यानी कि दो गो लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, दो जोड़ा बोलेंगे। पीले बीज वाले को और हरे छुरीदार बीज वाले के साथ संकरण कराना। अब चलिए समजात तथा समरूप अंगों में क्या अंतर है, उदाहरण से समझाइए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे उन अंगों को जो अलग अलग स्पंजी जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं परंतु आधारभूत संरचना एक समान होती है, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे पंछी के पंख तथा मनुष्य के हाथ के दोनों रूपांतरित अग्रपाद इस प्रकार से। समरूप में लिखेंगे ऐसा अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान कार्य करते हैं परंतु उनका आधारभूत संरचना समान होती है, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। उदाहरण तितली के पंख और कबूतर के पंख दोनों उड़ने के कार्य करते हैं परंतु कबूतर के पंख में हड्डियां होती है जबकि तितली के पंख में हड्डियां नहीं होती है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा क्यों चुना, हर साल पूछा जाता है। तो इसमें लिखेंगे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधा चुना क्योंकि मटर कम समय ही उगने वाला पौधा है, इसमें स्वपरागण के फलस्वरूप इनके बीज बनने में समान क्षमता है। यहाँ पर मटर में विभिन्न लक्षणों वाली प्रजातियां सरलता से मिल जाती हैं। यह विभिन्न पर्यावरण उपस्थितियों में समान प्रजनन क्षमता रखता है, इस प्रकार इन्होंने इसको चुना था। अब चलिए यहाँ पर फिजिक्स क्या आता है, दो दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, किरण आरेख बनाकर समझाइए, हर साल पूछा जाता है। तो इसमें लिखेंगे दूर इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं जबकि नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। देखिए दूर दृष्टि दोष कहेगा तो दूर की दिखाई देगी, नजदीक की नहीं दिखाई देगी। इस प्रकार कारण लिखेंगे यह दोष निम्नलिखित कारणों से होता है। लेंस में वक्रता, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अगर कम हो जाए तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए अर्थात नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाए। निवारण, इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये दोष युक्त नेत्र है जिसका यहाँ पर प्रतिबिंब नजदीक का प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बन रहा था, अब यहाँ पर इसको संशोधित कर दिया गया किस लेंस को लगाकर, तो यहाँ पर कौन सा लेंस लगाया गया, उत्तल लेंस लगाया गया है। इस प्रकार ये संशोधित हो गया, यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगा। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। चलिए अब सेम उसी प्रकार से आप निकट दृष्टि दोष का भी समझ लीजिएगा, पीडीएफ दे दूंगा वहां से तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर आता है वैद्युत विभव तथा विभवांतर की परिभाषा दे दीजिए। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं, तो अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। देखिए इसका मात्रक वोल्ट होता है, V/W/Q। सेम विभवांतर क्या होता है कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच किया गया एकांत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं, जिससे V/IR। दिष्ट धारा तथा प्रतिवर्ती धारा में क्या अंतर है, तो वह विद्युत धारा जिसका परिमाण नियत रहता है तथा परिपथ में किसी बिंदु से एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। जैसे प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल को दिष्ट धारा हम कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा वह धारा जिसका परिमाण आवर्त रूप में परिवर्तित होता रहता है तथा दिशा बार बार उत्क्रमित होती है, इस जैसे विद्युत जनित्र द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। इस प्रकार से निकलती है धारा। अब चलिए यहाँ पर चलिए ग्रीन हाउस प्रभाव, इसको देख लीजिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव पीडीएफ दे दूंगा, इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर इसके देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न काफ़ी कम है, 2 ही 4 हमने सेलेक्ट करके लाया है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न केवल केमिस्ट्री से ही 2-4 पूछे जाते हैं और ये भी नहीं पूछे जाते हैं। अगर इनको तैयार करना है तो रासायनिक अभिक्रिया वाला तैयार कर लीजिएगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और यहाँ पर रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और इसके अनुप्रयोग, इन्हीं को तैयार कर लेना, वरना ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि रिएक्शन बनाने के ज़्यादा ही दिए जाते हैं। दीर्घ उत्तरी में आप देखेंगे तो 6 नंबर का रिएक्शन बनाने वाला ही दे दिया जाएगा और टिप्पणी करने के लिए भी दे दिया जाएगा। तो अगर आप रिएक्शन बनाना सीख जाओगे तो उस पर आपको एक भी नंबर नहीं काटे जाते हैं, तो वो मैं आपको सिखा दूंगा अगर आप बताओगे तो। वैसे पीडीएफ इसका भी मैं दे दूंगा। अब चलिए इसके जो है डायग्राम देख लेते हैं, कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का चित्र सेम इसी प्रकार से आपको बनाना है, देख लीजिए अच्छे से देख लिए ना। महाशिरा, वृक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, महाधमनी, हाइलम, ये बीच में धसा होता है उसको हाइलम बोलते हैं। यहाँ पर वृक का ये है, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इस प्रकार से पूछा जाएगा 6 नंबर में। तीसरी को बना देना है, कैसे लिखना है, या एक जोड़ा सेम के बीच की आकृति का होता है या गहरे भूरे रंग का होता है। इसमें 10 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं जो रक्त को यूरिया में अलग करते हैं। इसकी लंबाई 10 से 12, चौड़ाई 5 से 7 तथा मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा भार 150 से 170 ग्राम तक होता है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए
इसी प्रकार से आपको सारे चीज़ को यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर देखिए ये वाला अलग पोर्शन यहाँ पर आकर लग गया, ठीक, ये वाला जो है इधर का पोर्शन है, ठीक है ना, 20 से यहाँ पर लग गया, तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर आइए, यकृत के बारे में हो गया। अब यहाँ पर इसका एक पोर्शन निकल कर मतलब निकल गया है, इस कारण यहाँ पर इसका नहीं आ पा रहा है, ठीक। तो इसका मैं लगा दूंगा एक और, यहाँ पर लग रहा है कि कोई इधर उधर हो गया, ठीक है ना, ये पेज इधर उधर हो गया है, ठीक, ये पेज शायद डिस्टर्ब हो गया, इस कारण यहाँ पर देखिए ये भी चित्र आपको बनाना सीख लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको भी बनाना सीख लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देन उसके बाद एक और हमने बताया था किसका, मानव पाचन तंत्र का, इसको भी सीख लेना है अच्छे तरीके से, ठीक। और इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा अच्छे से, इसको सेट करके, ये मतलब इस साइड का उस साइड हो गया है, तो जिस कारण इसको यहाँ पर अच्छे से सेट करके इसका पीडीएफ दे दूंगा, अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। वैसे देख लीजिए डायग्राम आपको इसी प्रकार से बनाना है। अब अगर आप कहोगे तो मैं इन डायग्रामों को बनाना आपको सिखा दूंगा। पाचन तंत्र का कैसे डायग्राम बनाना है बहुत आसान तरीके से, सेम इस प्रकार से आप कैसे डायग्राम बनाओगे मैं बनाना सिखा दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो, ठीक है ना। चलिए एक और डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, ये पुष्प का नामांकित चित्र, इसको भी बनाना सिखा दूंगा। और एक और है ब्रेन वाला, मानव मस्तिष्क का, तो वो भी सिखा दूंगा, कमेंट करना, अच्छे से सिखा दूंगा। और ये जो इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन का भी बनाना आप सीख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब का पीडीएफ दे दूंगा, आप वहाँ से अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब आपका आता है कौन सा, सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान आता है। तो सामाजिक विज्ञान को समझ लीजिएगा, सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की तैयारी नहीं होती है सामाजिक विज्ञान की। गारंटी देकर बोल रहा हूँ कि जो बताऊंगा उनको तैयार करके चले जाना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर ये सारे सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न है। उसके बाद ये सारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए पूरे दीर्घोत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट लेकर आ चुका हूँ। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि देखिए सामाजिक विज्ञान में ज़्यादा नहीं, आपके में देखिए यहाँ पर कितने नंबर का, 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा, 20 नंबर का, ठीक है ना। 20 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा मानचित्र, ठीक है ना, मानचित्र पूछा जाएगा। मानचित्र का भी बता दूंगा कौन कौन से तैयार करने हैं। अब देखिए 20, 10, 30 नंबर छोड़कर 40 नंबर आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर 40 नंबर में पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन आंसर को भी तैयार करना जरूरी है। और जो बताऊंगा उन्हीं को तैयार करके चले जाना, क्योंकि वो सिलेबस आपका सामाजिक विज्ञान का बहुत अधिक है, सबको तैयार नहीं कर पाओगे। जो बताऊंगा उसको तैयार करके चले जाना, वही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो बहुविकल्पी फटाफट निपटा लेते हैं बहुत तेजी से। यहाँ पर कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1789 ईस्वी में। यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो फ्रांस से हुआ था। जर्मनी का एकीकरण में किसकी भूमिका थी, ऑटोमन बिस्मार्क की। नेपोलियन का पराजय कब हुआ था, 1815 में वाटरलू के युद्ध में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। यहाँ पर गोरखपुर में हुआ था, थाना फूंक दिया गया था, ठीक है ना। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन स्थापना 1885 में हुआ था, 1885 में, ठीक है ना। चलिए सबका पीडीएफ मिल जाएगा, अच्छे से तैयार करना। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से 1918। महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जेनोवा में है, ठीक है ना, सॉरी न्यूयॉर्क में। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। अब पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अत्यधिक सिंचाई है। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो खनिज संसाधन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। चलिए यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1973 में। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में है। बांधों को क्या कहा जाता है, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। तो इस प्रकार से कह देंगे। अब चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल है, तो जूट रेशेदार फसल है, जिसको हम भोजपुरी में पटुआ बोलते हैं। कतन धान कृषि किस राज्य में अपनाई जाती है, तो वो जो मिजोरम में अपनाई जाती है। इसमें से कौन सी रबी की फसल है, तो रबी की फसल कौन सी है, काला चना। यहाँ पर मुंबई हाई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। यहाँ पर निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो वो कौन सा है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, तो वो आपका कोयला हो जाएगा। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है, कोरबा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा दो देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दो देशों के मध्य व्यापार को दर्शाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस धातु का निर्यातक भारत नहीं है, तो उर्वरक का निर्यातक जो है भारत नहीं है, ठीक। चलिए
श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? तो श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग जो है सिंहली वर्ग है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो कोई भी नहीं है, भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। आप हिंदी लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की पंचायती राज की स्थापना 1992 में, संवती सूची का विषय नहीं है, विदेशी मामले। यहाँ पर काले दस्तावेज व बंदी मुठिया किसका प्रतीक है? अश्वेत शक्ति की। यहाँ पर किस में? यूनाइटेड स्टेट में। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो वो जो संबंधित है हीराकुंड बांध से। यहाँ पर मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, यहाँ पर किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वो हरियाणा की है, और सबसे कम जो है बिहार की है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति बेहतर म्यांमार की है? कौन सा विकसित देश है? तो जो है फ्रांस विकसित देश के अंतर्गत आता है। भारत अभी विकासशील देश के अंतर्गत आता है। ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को विभाजित किया जाता है उद्यमों के स्वामित्व पर। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र जीडीपी से क्या तात्पर्य है? सकल घरेलू उत्पाद। मनरेगा कब चलाया गया? तो मनरेगा 2005 में चलाया गया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनोवा में है। ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। लास्ट ही क्वेश्चन बचा है, भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1986 में। ठीक है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसको बोलते हैं। चलिए, ये हमारा बहुविकल्पी समाप्त हो गया। अब चलिए इसके लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान के लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है ना, देखिए इसी प्रकार से आपके लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और ऐसे ही लिखना है। ठीक, एकदम आसान भाषा में लिख कर लाया हूँ, कहीं नहीं खोना है। सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से लिखी गई है, तो बिल्कुल इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा, जाकर डाउनलोड भी कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर सारी चीज़ को अच्छे से डिटेल में देखते हैं। तो कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण कब और कैसे हुआ? जर्मनी का एकीकरण आपको बताना है कब और कैसे हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था? तो यहाँ पर लिखेंगे, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 के जर्मन राष्ट्रीय के महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। मगर इस पहल को, ये जो पहल थी, उसको राजशाही और फौज की ताकतों ने मिलकर उसको दबा दिया था, और उनका प्रसा के बड़े बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। तो उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। अब जैसे ही संभाल लिया तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो ऑटोमन बिस्मार्क थे, यही इस प्रक्रिया के जनक थे। अब यहाँ पर उन्होंने प्रसा के सेना और नौकरशाहियों की मदद ली। अब यहाँ पर 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के बीच 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई, और इसके बाद एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और जनवरी 1871 में वायसाय के समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक, ये पूछा जाता है जर्मनी का एकीकरण, शॉर्ट आंसर में 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, और रॉलेट एक्ट का तो कहिए मत, हर साल पूछा जाता है। देखिए कैसे लिखेंगे कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों को किसी प्रकार की मुकदमा चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। जैसे देखिए, बिना मुकदमा चलाए कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कोई शक नहीं होगा, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तुरंत अगर आप पर शक हुआ, अंग्रेजों का शक हुआ, तो वो तुरंत आपको जेल में डाल सकते हैं। ये रॉलेट एक्ट का मतलब था। गांधी जी ने इसे काला कानून नाम दिया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका परिणाम भी पूछा गया था। तो इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ साथ, राष्ट्रवादी यानी कि जो राष्ट्र के हित में बोलते थे, इन पर दमन कर दिया। और दमन शुरू करने के साथ साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया था। मार्शल लॉ लागू करने का मतलब ये एक ऐसा लॉ था जहां 2-4 आदमी से अधिक नहीं बैठ पाएंगे। अब यहाँ पर 13 अप्रैल सन 1919 में ही हुआ था। तो 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसी के परिणाम स्वरूप। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे विरोध। इसका विरोध कैसे किया गया? भारतीय लोगों द्वारा। तो भारत के लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप के कामगार हड़ताल पर चले गए। कई शहरों में दुकानदारों ने दुकानें बंद करके अपना हड़ताल जताया था। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब लिखेंगे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के बारे में लिखिए, हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। तो कौन कौन से 3 आंदोलन थे? चंपारण आंदोलन, गुजरात सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, 3 आंदोलन थे। तो इनके बारे में लिखना है। तो देखिए काफी आसान है लिखना। कैसे लिखेंगे
लिखेंगे कि 1917 ईस्वी में इन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और वहां के किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया। अब गुजरात में लिखेंगे 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि फसल खराब हो जाने और प्लेग की बीमारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, जबकि सरकार उनसे जबरन वसूल कर रही थी। तो इस प्रकार से गुजरात सत्याग्रह हो जाएगा। अब चलिए ये हो गया हमारा। अब इधर आएंगे तो कौन सा, अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह मतलब देखिए 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हित की रक्षा के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। ये प्रकार हो जाएगा अहमदाबाद का। 1929 के महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में पूछा जाता है। कब महामंदी आई थी? 1929 में। देखिए कैसे लिखना है, लिखेंगे कि 1929 की महामंदी का भारत पर भी प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। कितना गिर गई? 50% गेहूं की कीमत। मान लीजिए कि गेहूं अगर मान लीजिए कि 20 रुपये किलो है तो वहाँ पर 10 रुपये हो गया। अब शहरी निवेशियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। भाई साहब शहर वालों को तो खरीदना है, सस्ता हुआ तो और बेहतर है। अब इसमें नुकसान किसका होगा? किसान और काश्तकार को। अब यहाँ पर देखिए, यद्यपि कृषि उत्पादकों की कीमत तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया। यानी कि जो लगान वसूली किया जाता है खेत के लिए, तो यहाँ पर सरकार इनकार कर दी, जिससे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। जैसे किस प्रकार की विश्व बाजार के लिए? गन्ने का उत्पादन वगैरह, तो उस प्रकार की। 1931 में मंदी अपने चरम सीमा पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। इस प्रकार से लिख देंगे। भूक्षरण से आप क्या समझते हो? इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। देखिए भूक्षरण का क्या अर्थ है? मिट्टी के कटाव का अर्थ है भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना। दूसरे शब्दों में बोले तो मिट्टी के ऊपरी परत को कोमल और उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारक जैसे जल, नदी, वर्षा, वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाया जाना भूक्षरण कहलाता है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, भूमि को शीघ्र यह बंजर बना देता है। भारत की लगभग 1/4 भूमि यहाँ पर भूमि कटाव से प्रभावित है। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? आप अपना उपाय लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा आसान है। वन रोपण में काफ़ी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। बड़े बड़े खेतों में पट्टियों को बांधकर फसलों के बीच घास पट्टियाँ उगाई जा सकती है। वे पौधों द्वारा जनित बल को कम करती है। इस प्रकार से अब चलिए, नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर कृषि प्रणाली को सुधार करके मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार से भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए। कौन कौन सी विशेषता है भारतीय कृषि की? विशेषता या फिर कमियां बोल सकते हो। तो भारतीय कृषि की 3 विशेषता निम्न है। प्रकृति पर निर्भरता, प्रकृति पर भारतीय कृषि निर्भर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इसी प्रकार से हेडिंग वाइज हेडिंग लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो लिखेंगे भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की निर्भरता भारतीय कृषि की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होगी उस वर्ष कृषि उत्पादन यथेष्ट मात्रा में प्राप्त होगा, नहीं होगा तो नहीं यथेष्ट मात्रा में प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अब कृषि की निम्न उत्पादकता, भारत में कृषि उपजों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत की कृषि उत्पादन की औसत वार्षिक उत्पादन केवल $105 ही है। यानी कि वार्षिक उत्पादन समझ सकते हैं $105। इसमें 82 से गुणा कर दीजिएगा, करीबन 8500 रुपये होंगे, इससे अधिक नहीं होगा। उसके बाद लिखेंगे खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। इसमें बताएंगे कि भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक भी है। बढ़ती जनसंख्या के लिए भरण पोषण के लिए इतना % भाग पर खाद्यान्न तथा इतना मतलब शेष भाग पर व्यापारिक फसलें उगाई जाती है। इस प्रकार से हम लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गन्ने के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे जलवायु। इसमें लिखेंगे गन्ना उष्ण जलवायु में उपज होती है। गन्ने की कृषि के लिए निम्नलिखित जलवायु उपयुक्त रहती है। सबसे पहला तापमान, उष्ण कटिबंधीय पौधे होने के कारण गन्ने की फसल के लिए उच्च तापमान अर्थात प्राय 20 से 35 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से तापमान लिख देंगे। उसके बाद वर्षा लिखेंगे। इसी प्रकार से हेडिंग बनाकर आपको बोर्ड में भी लिखना है। लिखेंगे गन्ने की फसल के लिए
अधिक नमी की आवश्यकता होती है, अतः गन्ना 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में उगाया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में या सिंचाई के द्वारा भी उगाया जाता है। उसके बाद लिखेंगे मिट्टी। गन्ना अनेक प्रकार की फसलों पर उगाया जा सकता है, लेकिन भारत की लवणयुक्त मिट्टी पर यह अच्छी प्रकार से उगाया जाता है। उसके बाद लिखेंगे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र है ये भी लिख दोगे तभी नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में गन्ना उगाया जाता है, परंतु उत्तरी भारत गन्ना उगाने का मुख्य क्षेत्र है। इसमें सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में उगाया जाता है। इस प्रकार से हेडिंग बनाकर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा है, पूछता है 4 नंबर में। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सारे क्वेश्चन को आज की वीडियो में बताएंगे और 2-3 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इसके लॉन्ग आंसर भी बता देंगे अच्छे तरीके से। देन उसके बाद हिंदी इंग्लिश भी बता देंगे। चलिए लिखेंगे सबसे पहले कि चावल के उत्पादन के निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं होती है। चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु के अनुकूल होते हैं। चावल की कृषि के लिए निम्नलिखित जलवायु उपयुक्त रहती है। पहला लिखेंगे तापमान। चावल यानी कि धान उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यहाँ पर वर्षा, इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह सिंचाई के द्वारा उगाया जाता है। मिट्टी लिखेंगे दोमट उपजाऊ मिट्टी, इससे काफ़ी समय तक पानी इकट्ठा हो सके, इस फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श मानी जाती है। उत्पादक राज्य में लिखेंगे चावल अधिकतर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में उगाया जाता है। इस प्रकार से लिख देंगे। गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा है, तो सेम इसी पैटर्न पर लिख दीजिएगा। मैं बता दिया हूँ तापमान इतना रहेगा 14 से 18 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक रहेगी, मिट्टी दोमट रहेगी। उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसी प्रकार से सेम आप लिख सकते हो। चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसों से उत्पन्न की गई ताप विद्युत, जल विद्युत एवं परमाणु शक्ति ऊर्जा के परंपरागत साधन है। इन साधनों को नवीकरण नहीं किया जा सकता। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में सूर्य, वायु, ज्वार भट्टे, जियोथर्मल, बायोगैस आदि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। ये साधन नवीकृत योग्य है। चलिए सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिविक्स चैप्टर से। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ये पिछले साल भी पूछा गया था, क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ये सामाजिक समूह सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के रूप ले लेते हैं। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा होता है। बहुसंख्यक वर्ग के इच्छाओं को बाकी सब पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसलिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक माना जाता है। इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, लिखिए। तो लिखेंगे संघवाद सरकार का एक रूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसके विभिन्न आंसुड़िक इकाइयों में बटी जाती है। तो संघवाद में लिखेंगे इसकी प्रमुख विशेषता निम्न होती है। यहाँ पर सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। जैसे यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाते हैं और वसूल करने का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे देखिए केंद्र सरकार भी यहाँ पर शासन करेगी, राज्य सरकार भी शासन करेगी, मगर उनका एक जो होता है कार्य क्षेत्र भी सेम रहता है, लेकिन लगान वसूलने का क्षेत्र जो है अलग अलग रहता है। ठीक है ना, वही बता रहा है। यहाँ पर विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं कि कौन क्या क्या अधिकार हैं आपके, तो उस चीज को लिखा गया है। संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव के लिए दोनों स्तर की सरकारें की सहमति जरूरी है। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोई भी बदलाव करनी चाहती है, तो दोनों स्तर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति जरूरी है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर के सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। चलिए भारत के विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है बताना है। तो लिखेंगे भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे 2019 के लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार इतना परसेंट 14.36% तक ही पहुंची थी। राज्यों के विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत नीचे है। भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों से बहुत पीछे हैं। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद पर भी बन जाए तो मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व होता है। इस प्रकार से लिख देंगे। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद मनरेगा वाला आएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय अथवा लाभांश उत्पादन के साधनों पर किसी एक निश्चित समय में उत्पादन किए गए प्रत्येक पदार्थ एवं सेवा को वास्तविक एवं शुद्ध मात्रा में होती है। और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अभिप्राय देश के एक व्यक्ति में निश्चित समय में यानी कि एक वर्ष में प्राप्त होने वाली आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसी देश के वर्ष भर उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य का
संपूर्ण योग होता है। जबकि यहाँ पर किसी देश का राष्ट्रीय आय उस देश के कुल जनसंख्या में भाग देने पर हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय वास्तविक राष्ट्रीय आय में जनसंख्या के आकार से भाग कर दोगे तो यहाँ पर निकल जाएगा। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैश्वीकरण का अर्थ होता है ऐसा व्यवस्था जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य अर्थव्यवस्था से जैसे विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और तकनीकों का श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस प्रकार से 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 15 नंबर का है मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं, उन्हें काम की जरूरत है तो सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है। इस प्रकार से ये मनरेगा 2005 का विशेषता हो गया, हर साल पूछा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया। अब चलिए दीर्घ उत्तरीय देखते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया, उसके संक्षिप्त विवरण लिखिए। और यहाँ पर देखिए दूसरा कह रहा है भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकारों की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए भारत में संघीय व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद यहाँ पर उपभोक्ता अधिकारों की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से आपके कितने लॉन्ग आंसर हैं? 5 लॉन्ग आंसर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिए, इसमें जो मेन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर PDF डाल दूंगा तो उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं करा दे रहा हूँ यहाँ पर याद। आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर देखिए भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर बता देना है कि भारत में अनेक प्रकार की जलवायु है, भू आकृतियाँ है, वनस्पतियाँ पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएँ भी विकसित हुई है, यानी कि उत्पन्न हुई है। अब यहाँ पर लिखेंगे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप जानते ही हो कि भारत के उत्तर पूर्वी मैदानों द्वारा जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय के 3 नदी तंत्रों जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निपेक्षों यानी कि कचड़ाओं से बनी हुई है। यह मृदा उपजाऊ होती है। यह मृदा गन्ना, चावल, गेहूं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला होता है, इन्हें रेगल मृदा भी कहते हैं। अब काली मृदा को कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है मृदा। अब देखिए ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों पर पाई जाती हैं। अब यहाँ पर लाल व पीली मृदा। इस मृदा में लोहे के कण की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। कहीं कहीं पर यह पीली भी होती है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इस प्रकार से हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लेटेराइट मृदा। अब इसमें क्या लिखेंगे कि लेटेराइट मृदा उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारी वर्षा के में अत्यधिक निछालन के परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। यह मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको भी आप लगा लीजिएगा, मैं दे दूंगा PDF, वहाँ से लगा लीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट वाला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको भी लगा लीजिएगा। ये हम बता दे रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए कि उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं। तो इसमें कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कि व्यापारी, दुकानदार और उत्पादक कई अन्य तरीकों से उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं, यानी कि ठगते हैं। अतः उपभोक्ता के जागरूक होने के लिए आवश्यक है जागरूक होना। इसलिए उपभोक्ता के निम्न अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं भाई, समझ लीजिए। सुरक्षा का अधिकार, यानी कि सामान की जो सेफ्टी होती है उस चीज़ का अधिकार। जब हम उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें बीजीकरण और सेवाओं के प्रति सुरक्षित रहने का भी अधिकार होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि फ्रिज खरीद कर लाएं और उसमें करंट मारने लगा तो ये सुरक्षा नहीं हुआ, तो ये डैमेज प्रोडक्ट है, तो इसका हमें अधिकार है उस पर मतलब अप्लाई करने का, केस करने का, ठीक। इस प्रकार से ये उपभोक्ता का अधिकार है। कंज्यूमर कोर्ट में इसका होता है, ठीक। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें।
भाई जो उसमें नियम है उसका पालन करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि सुरक्षा नियम बताए गए हैं कंपनी द्वारा कि फ्रिज पर पानी ऊपर नहीं फेंक कर लाइट देना है, पानी फेंक कर लाइट दोगे तो वहाँ पर तो करंट तो मारेगा ही, तो वो नियम फॉलो करना चाहिए। नियम के आप अनुसार रहोगे, अगर कोई डिस्टर्ब आती है सुरक्षा में तो आप कंज्यूमर कोर्ट में उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, उस पर कार्रवाई करवा सकते हो। उसके बाद सूचना का अधिकार, उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य की मात्रा और गुणवत्ता के बारे में जानने की सूचना प्राप्त कर सके, यानी कि किस मटेरियल से बना है, कौन कौन से पदार्थ कितने उसमें मिलाए गए हैं, उस चीज़ का अधिकार उपभोक्ता को है। और यहाँ पर जो भी मटेरियल लेते हो, सामान खरीदते हो, उस पर अच्छे तरीके से लिखा भी होता है उसमें, ये सूचना का अधिकार हो गया। चुनने का अधिकार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह वस्तुओं और सेवाओं के किस्म एवं उचित मूल्यों की जानकारी रखे। एक ही विक्रेता है तो उपभोक्ता के पूर्ण अधिकार है कि इच्छा अनुसार मूल्य पर सही करके उसका चुनाव करें। ये आपका अधिकार है कि आप किसी भी चूज कर सकते हो, कोई भी सामान हो। ये नहीं कि अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई दुकानदार अगर जबरदस्ती करेगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपका अधिकार है चुनने का। अब चलिए यहाँ पर लिख रहा है सुनवाई का अधिकार। हर उपभोक्ता का यह अधिकार होता है कि वह हितों से जुड़ी, उपभोक्ता के हितों से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं और आश्वासन की उनकी और स्वाश्वासन दे और उनकी समस्याओं का पूरा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। सुनवाई का भी अधिकार होता है कंज्यूमर कोर्ट में। तो ये आपका कौन सा, ये दीर्घ उत्तर ये समाप्त हो गया। अब देख लीजिए इसका कौन सा, मानचित्रकारी देख लीजिए। मानचित्रकारी क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर एक तैयार कर लीजिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1927 का अधिवेशन महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया, वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ, टिहरी बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, भारत में चावल का सबसे उत्पादक राज्य को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, भारत के सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, कोयला उत्पादन के कोई एक केंद्र को इस चिन्ह द्वारा। ये 10 आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका पूरा सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा, अच्छे से वहां से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका हिंदी का मैं अच्छे से एक वीडियो कराया हूँ। वीडियो में पूरा हिंदी खत्म करा दिया हूँ, ठीक है ना। हिंदी की वीडियो पड़ी हुई है, जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी जस्ट 1-2 दिन पहले ही मैं हिंदी की वीडियो अपलोड किया था, उसमें ये पूरा जितना भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हिंदी का करा दिया हूँ, जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक। अब चलिए, हिंदी का तो आपने जान लिया, लेकिन अब इंग्लिश की बारी आती है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में क्या करना है समझ लीजिएगा। देखिए, अभी हिंदी की आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। हिंदी की जो वीडियो बनाया हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इन पूरे का सोल्यूशन बता दिया हूँ, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ये रहा इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, तो इसमें भी क्वेश्चन आंसर बता दे रहा हूँ, उनको तैयार कर लीजिएगा। अगर इसका नोट्स भी चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर, ज्वाइन रखिएगा। शॉर्ट आंसर प्रोज से 3 पोर्शन है, प्रोज, पोएट्री और सुप्लीमेंट्री, तीनों से बता दे रहा हूँ। जो बता दे रहा हूँ उनको तैयार करके चले जाना, 70 में 70 कोई नहीं रोक पाएगा। पहला क्वेश्चन है कि वाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी, ये तैयार कर लीजिएगा। वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर, ये याद कर लीजिएगा। ब्रिंग आउट लेंचो डीप फेथ इन गॉड, ये लॉन्ग आंसर है, तैयार कर लीजिएगा। व्हाट ट्विन ऑर्गेनाइजेशन डज मंडेला मेंशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। व्हाट वे आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, ये भी याद कर लीजिएगा, लॉन्ग आंसर है। डिस्क्राइब्ड अबाउट एनी फ्रैंक अर्लीस्ट एजुकेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, ये भी पूछा जाता है। व्हाट डज द कंडक्टर कॉल्ड वली मैडम, ये भी पूछा जाता है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। व्हाट वाज द वलीज डीपेस्ट डिजायर और व्हाट इज बुधा टीच हिज फर्स्ट सेमरन, इन सबको अगर आप तैयार कर लोगे तो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर यही आएंगे, और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं में से पूछे जाएंगे, कहीं बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। जो बता रहा हूँ सेम इसी को तैयार कर लेना, जितना बता रहा हूँ इन्हीं में से बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब प्रोज हो गया, अब यहाँ पर आपका आता है पोएट्री, ठीक है ना। पोएट्री से क्या पूछे जाएंगे, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अमंडा, द ट्री, ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके पोयम और सेंट्रल आइडिया तैयार करना। पोयम और सेंट्रल आइडिया कौन कौन से तैयार, मतलब इनके पोयम और सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेंट्रल आइडिया का उन सबको तैयार करके चले जाना, आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। 3 नंबर का पोयम और सेंट्रल आइडिया आता है, दोनों में से 3 दोनों आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर शायद 3 या 4 नंबर का आता है, वो आपका फिक्स हो जाएगा, इनको तैयार कर लोगे तो। चलिए
यहाँ पर अगला कर रहा है सुप्लीमेंट्री का। यहाँ पर सुप्लीमेंट्री का शॉर्ट और लॉन्ग आंसर देख लीजिए, उसके बाद ग्रामर में बता रहा हूँ, रिलेटर एप्लीकेशन सब बता दूंगा, तैयार करके चले जाना। यहाँ पर कर रहा है व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, हु आज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी। इस प्रकार से व्हाट काइंड ऑफ थीफ देयर हरी सिंह वाज। इस प्रकार से व्हाट गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, लॉन्ग आंसर में हु आज ग्रिफिन व्हाट ही हैड डिस्कवर्ड, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। हर साल पूछा जाता है ये 6 क्वेश्चन। अब यहाँ पर ग्रामर वाला आता है, इनडायरेक्ट तथा डायरेक्ट स्पीच नरेशन आता है, ये पूछा जाता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पूछा जाता है। ट्रांसलेशन एंड पंचुएशन हर साल पूछा जाता है। तो इन तीनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कौन सा आएगा, जिनको तैयार कर लोगे तो 100% वही पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ग्रामर को अच्छे से तैयार कर लेना है, नहीं तैयार हो रहा है तो मैं इस पर भी वीडियो लाऊंगा, जस्ट जल्दी आएगा। एप्लीकेशन में लिखना क्या है, राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। यहाँ पर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, यानी कि पूरा फीस माफ करने के लिए एप्लीकेशन। ये दोनों एप्लीकेशन सीख लेना। कैसे लिखना है एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अथवा करके भी आता है, एक एप्लीकेशन लिखिए ना तो लेटर लिखिए, 4 नंबर का आता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। तो लेटर में तैयार कर लीजिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज। इस प्रकार से राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज बुक्स। इस प्रकार से अब रिपोर्ट राइटिंग आता है और आर्टिकल राइटिंग आता है। इसमें कैसे लिखेंगे, रिपोर्ट राइटिंग में लिखेंगे एन आइडियल टीचर, उसके बाद एन इंडियन फार्मर, 2 तैयार कर लीजिएगा। आर्टिकल राइटिंग में कौन कौन सा तैयार करना है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के उपयोग एवं दुरुपयोग के बारे में कैसे लिखना है। कॉपी पर लिखकर मैं समझाऊँ, सभी वीडियो जितने भी चैनल पर हैं सबको देखते चले जाना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, सब कुछ सीख जाओगे। इन्वायरमेंट डे यानी कि पर्यावरण दिवस पर भी आपको लिखना सीख लेना है, क्या आर्टिकल राइटिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पूरा हमने लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर बता दिया। रही बात यहाँ पर देखिए, अब बात रही कौन से सब्जेक्ट की, अब हमने ये सारे सब्जेक्ट बता दिए। रही बात संस्कृत आर्ट और मैथ का हमने नहीं बताया, ठीक है ना। तो देखिए मैथ में क्या होता है, मैथ में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट ही, गारंटी नहीं है कि इंपॉर्टेंट ही पूछे जाएं, इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने मैथ का नहीं बताया। वैसे इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बट इंपॉर्टेंट से नहीं होगा, ये आपको लगाना आना चाहिए। ये तो आप याद कर लोगे, लेकिन इसको आपको लगाना आना चाहिए। तो मैथ को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, यूट्यूब से हर एक चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देखिए, इससे आपका मैथ मजबूत हो जाएगा। और सभी फॉर्मूला जितने भी है सबको लर्न कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, तो जाकर आपका मैथ खत्म हो जाएगा। और संस्कृत और आर्ट में कुछ भी नहीं है। मैं बता दूं, मैं क्लास 10th में था, 2023 में एग्जाम दिया था, अभी क्लास 12th में हूँ, तो 2023 में संस्कृत का एग्जाम दिया था। 3 दिन पहले, एग्जाम के 3 दिन पहले संस्कृत की तैयारी करा था, मतलब किया था, और 94 नंबर संस्कृत में लाया था। सबसे ज्यादा परसेंटेज संस्कृत में मेरा ही था अपने क्लास में, ठीक है ना। 94 नंबर लाया था संस्कृत में, केवल 4 दिन की पढ़ाई, 3 दिन की पढ़ाई करके। 3 दिन इससे पहले छुट्टी था संस्कृत के पेपर से, और उन्हें 3 दिन में तैयार कर लिया था, और हमारे 94 नंबर आए। कैसे तैयारी करना है स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आर्ट का भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, सबकी स्पेशल वीडियो आएगी। वीडियो मतलब चैनल पर अच्छी अच्छी आएंगी, चैनल से बने रहना। और यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों, और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारी अपडेट, सारी चीज़ आपको मैं दूंगा, जितने भी PDF नोट्स, सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा वहाँ पर। बिल्कुल नहीं घबराना है, सब चीज़ वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे, और आप अपनी तैयारी एकदम अच्छे से जारी रखोगे, यानी कि अपनी तैयारी बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। और बोर्ड एग्जाम में जो आपका सपना है 95% का, यही चैनल दिलाएगा, और यही चैनल दिलाता भी है, पिछले साल भी और इस साल भी। तो बने रहिएगा और हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।